हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का गठन। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है, पूर्व में मध्य प्रदेश ऐसा नहीं था। मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति समझने के लिए हमें कुछ स्थितियों का अध्ययन करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1947 की स्थिति। आज़ादी के समय जो भारत की प्रशासनिक इकाइयां हैं वह दो भागों में बटी हुई थी। एक तो थी ब्रिटिश प्रांत और दूसरी थी देसी रियासतें। तो जो ब्रिटिश प्रांत थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, अर्थात वो डायरेक्ट क्राउन के अधीन थे, तथा जो देसी रियासतें थीं वह अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन थीं, अर्थात उन पर प्रत्यक्ष रूप से जो देसी राजा होता था वह उन पर प्रशासन करता था, तथा वह जो कर था वह ब्रिटिशर्स को प्रदान किया करता था। अर्थात इन पर अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार जो थी वह अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। तो जो देसी रियासतें हैं उनकी संख्या आज़ादी के समय करीब 562 रियासतें थीं, और जब देश आज़ाद हुआ तब देशी रियासतों के समीप 3 ऑप्शन रखे गए। पहला ऑप्शन तो ये था कि आप भारत देश में शामिल हो सकते हैं, दूसरा ऑप्शन था आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, तथा तीसरा ऑप्शन था कि आप स्वतंत्र रह सकते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से अपनी रियासत जो है वह चला सकते हैं। तो जो रियासतें थीं उनके एकीकरण का जो कार्य है वह दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय प्रांतीय एकीकरण जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे, तथा एक और व्यक्ति थे बीपी मेनन। यह जो थे यह प्रांतीय एकीकरण समिति के उपाध्यक्ष थे। कौन? बीपी मेनन। और अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब क्या होता है कि जो 562 रियासतें थीं उनमें से कुछ रियासतें पाकिस्तान में चली गईं तथा कुछ रियासतें भारत में विलय हो गईं, परंतु कुछ ऐसी भी रियासतें थीं जो भारत में विलय होना नहीं चाहती थीं, ना ही पाकिस्तान में विलय होना चाहती थीं, वह अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहती थीं। परंतु उनकी जो भौगोलिक स्थिति है वह कुछ इस प्रकार से थी कि वह स्वतंत्र रियासत नहीं रह सकती थी, उन्हें भारत में मिलाना अति आवश्यक था। तो उनके विलय का जो कार्य किया, भारत में विलय कराने का जो कार्य है वह सौंपा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और 3 रियासतें जो स्वतंत्र रहना चाहती थी उनमें सबसे प्रमुख थी हैदराबाद रियासत, जूनागढ़ रियासत तथा जम्मू कश्मीर रियासत। हैदराबाद जो रियासत थी उसके जो प्रमुख थे या मुखिया थे उनका नाम था उस्मान अली खान। जूनागढ़ जो रियासत है इनके प्रमुख का नाम था महाबत अली खान, और जो जम्मू कश्मीर रियासत थी इसके प्रमुख का नाम था हरी सिंह। अब हैदराबाद रियासत जो थी इसे भारत में विलय करने के लिए एक पुलिस कार्यवाही की गई जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो, और उस ऑपरेशन पोलो या पुलिस कार्यवाही के द्वारा ही हैदराबाद रियासत को भारत में विलय कर लिया गया। दूसरी जो रियासत थी वह थी जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ जो रियासत थी वहां पर की गई जनमत संग्रह अर्थात वोटिंग, और वोटिंग कराकर वहां की मतदाताओं व्यक्तियों द्वारा वोटिंग कराकर उसे भारत में विलय कर लिया गया। और जो तीसरी रियासत थी वह थी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो थी वहां के राजा हरी सिंह थे, तो उन्होंने उस समय क्या हुआ, यह स्वतंत्र अपने जो स्वतंत्र रियासत है स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे, परंतु कुछ समय पश्चात पाकिस्तान में कबीली आक्रमण हुए जम्मू कश्मीर पर, और उनसे बचने के लिए हरी सिंह ने विलय पत्र जो था विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, और इस तरह से जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में विलय कर लिया गया, और वहां पर नाम दिया गया उसे भारतीय संघ। इस प्रकार से इनके एकीकरण जो है, इन सबके एकीकरण का कार्य किया हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब क्या हुआ, अब जब देसी रियासतें और जो देसी रियासतें तथा जो ब्रिटिश प्रांत थे इन सबको मिला के जो भारत में मिली उसका नाम दिया गया भारतीय संघ। भारतीय संघ नाम दिया गया,
और जो जैसे प्रदेश हम भारत में आज देखने को हमें मिलते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसी स्थिति 1947 के समय पर नहीं थी। 1947 में क्या था, 1947 में भारतीय संघ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। इस समय जो भारतीय संघ था वह पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी इस प्रकार से डिवाइडेड था। तो इन्हीं पार्ट ए या ब्रिटिश प्रांत, जिन्हें हम सेंट्रल प्रोविंसेस भी कहते थे, यह इन्हीं का इसी पार्ट ए का एक भाग था। कौन सा? सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार क्षेत्र। पार्ट बी का नाम था मध्य भारत, पार्ट बी था जिसका नाम था मध्य भारत, और पार्ट सी जिसका नाम था विंध्य प्रदेश। ये जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी थे, यह जो वर्तमान मध्य प्रदेश है इसका हिस्सा हुआ करते थे। पार्ट ए, इसकी राजधानी क्या थी? पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर। पार्ट बी की 2 राजधानियां थी। कौन कौन सी? ग्वालियर और इंदौर। तथा पार्ट सी जिसकी राजधानी थी रीवा। अब जो पार्ट ए है इसका नाम था सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार क्षेत्र। वर्तमान मध्य प्रदेश की बात हो रही। वर्तमान मध्य प्रदेश के उस समय 1947 में जो पार्ट थे, पार्ट ए, बी, सी, इन 3 भागों में मध्य प्रदेश डिवाइडेड था। पार्ट ए इसका नाम था सीपी बरार क्षेत्र, सेंट्रल प्रोविंसेस बरार क्षेत्र, महाकौशल प्रांत या गोंडवाना प्रांत। इसकी जो राजधानी थी वह थी नागपुर। और पार्ट ए में टोटल 15 जो है देसी रियासतें शामिल थी। और यहाँ के जो मुखिया थे वह थे रविशंकर शुक्ल। और इसी पार्ट ए में 8 मराठी भाषी जिले भी शामिल थे, जो थे बुल्ढाना, वर्धा, अकोला, चांदा, भंडारा, नागपुर, अमरावती और यवतमाल। यह जो 8 मराठी भाषी जो क्षेत्र थे वह पार्ट ए में शामिल थे। और यह जो पार्ट ए है यह काफ़ी विस्तृत था। यह जनसंख्या और क्षेत्रफल में यह सबसे बड़ा भाग था। कौन सा? पार्ट ए। अब देखते हैं अपन पार्ट बी। पार्ट बी का नाम था मध्य क्षेत्र। इसमें टोटल 26 रियासतें थीं। और पार्ट बी की अभी देखा अपन ने 2 राजधानियां हुआ करती थी, ग्वालियर और इंदौर। और यहाँ के जो मुखिया थे उनका नाम था जीवाजी राव सिंधिया, जो कि संबंधित थे ग्वालियर घराने से। और दूसरे जो उपराज्य प्रमुख थे वह थे यशवंत राव होलकर, जो कि संबंधित थे इंदौर घराने थे। तथा पार्ट बी के मुख्यमंत्री थे वह थे लीलाधर सेठ। लीलाधर सेठ जो थे वह पार्ट बी के मुख्यमंत्री थे। अब देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी जो था यह आधुनिक बघेलखंड का क्षेत्र था। और उस समय भी इसका नाम था बघेलखंड या विंध्य क्षेत्र। और यहाँ की जो राजधानी थी वह थी रीवा। इसमें टोटल 38 देसी रियासतें शामिल थीं। यहाँ के जो मुखिया थे वह थे मार्तंड सेंजू देव, यहाँ के मुखिया थे। और मुख्यमंत्री जो थे वह थे शंभुनाथ शुक्ल। तथा जो पार्ट सी है इसी के अंदर भोपाल प्रजामंडल अलग से यह भी एक रियासत हुआ करता था। कौन सा? भोपाल प्रजामंडल के रूप में जो भोपाल था यह भी पार्ट सी के अंतर्गत ही आता था। और उस समय यहाँ के मुखिया थे शंकर दयाल शर्मा। इस प्रकार से पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी की स्थिति थी। अब क्या हुआ? अब ये जो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी है, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, इसी तरह पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, इन 4 भागों में ही भारत देश जो था उसके प्रांत विभाजित थे। कोई अलग से प्रदेश नहीं बनाए गए थे। और जो पार्ट ए, बी, सी, डी थे, या मध्य प्रदेश में देखें तो पार्ट ए, बी, सी थे, यह भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ही इनका विभाजन किया गया था मूल संविधान में। अब क्या होता है कि एक समिति बैठाई जाती है, धर आयोग 1948 में एक आयोग बनाया जाता है। यह आयोग क्यों बनाया जाता है? उस समय भारत देश में एक मांग उठ रही थी कि जो विभाजन है, जो प्रदेशों का विभाजन है, यह प्रशासनिक भौगोलिक दृष्टि ठीक है, इसके साथ यह भाषाई आधार पर भी होना चाहिए। भाषाई आधार पर भी जो प्रदेश हैं इनका विभाजन होना चाहिए। और दक्षिण में जो है, दक्षिण भारत में यह मांग बहुत तेजी से उठ रही थी। तब 1948 में एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था धर आयोग, जिसके अध्यक्ष जो थे वह एस के धर थे, जो कि
या वर्तमान में प्रयागराज जो हाई कोर्ट है वहां के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे कौन, एस.के. धर। इनकी अध्यक्षता में ही एक 4 सदस्यीय धर आयोग जो है उसका निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था, क्या भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है वह उचित है या नहीं है। इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसमें इन्होंने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें कहा उन्होंने कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन बिल्कुल भी उचित नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि जो भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि है इसी के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन या राज्यों का निर्माण होना चाहिए, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए, वरना उससे यह प्रशासनिक असुविधाएं उत्पन्न होंगी। अब इसके बाद क्या हुआ, धर आयोग था, धर आयोग की दलीलें जो थी वह सुनी गई। उन्होंने क्या कहा कि भाषाई आधार पर स्पष्ट मना किया कि भाषाई आधार पर भैया राज्यों का जो पुनर्गठन है वह नहीं हो सकता, राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक भौगोलिक दृष्टि से ही होगा। लेकिन जो थी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी कि नहीं भैया हमें तो अपनी भाषा का एक अलग क्षेत्र चाहिए। तब धर आयोग की सिफारिशों को जांचने के लिए, क्या धर आयोग सही कह रहा है नहीं कह रहा है, उस समय एक और समिति बनी। उसी समय 1948 में जेबीपी समिति, जिसमें उस समय के प्रमुख राजनीतिज्ञ शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं पट्टाभी सीतारमैया। यह जेबीपी समिति थी, उसमें यह 3 व्यक्ति शामिल थे। इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की और इन्होंने भी स्पष्ट मना किया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता। इन्होंने वही बात दोहराई कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वह केवल प्रशासनिक और भौगोलिक दृष्टि पर ही हो सकता है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता। उसी समय एक घटना हुई, उस समय बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा था कि नहीं भैया हमें तो भाषाई आधार पर ही राज्य चाहिए। और यह जो एक चिंगारी भड़की हुई थी कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा इसका विद्रोह हो रहा था। और जो मद्रास के लोग थे तेलुगु भाषी, वह मद्रास से अलग तेलुगु भाषियों का राज्य, अब तेलुगु भाषियों के लिए पृथक राज्य जो था उसकी मांग कर रहे थे। उन्हीं में से एक थे तेलुगु भाषी कांग्रेसी नेता थे पोट्टी श्री रामुलु। यह क्या थे, अनशन पर बैठे हुए थे पोट्टी श्री रामुलु साहब, और आमरण अनशन किया इन्होंने। और 56 दिन के बाद 15 दिसंबर 1952 आमरण अनशन किया। 56 दिन बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुलु पोट्टी साहब की हो गई मृत्यु। जैसे ही पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हुई तो यह जो चिंगारी थी उसने एक आग का स्वरूप ले लिया। हमारे यहाँ ऐसा हमेशा से होता, आज भी होता है कि हमारे यहाँ एक्शन जब ही ली जाती है जब तक कोई भी बड़ा कांड ना हो जाए, जब तक कोई भी बड़ा कांड ना हो जाए तब तक हमारे यहाँ किसी भी विषय को सीरियस नहीं लिया जाता। ये हमारी उसी समय से कहानी चली आ रही है। अब क्या हुआ, जैसे ही पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई, चिंगारी ने आग का स्वरूप ले लिया और वहाँ विद्रोह बहुत तेजी से उत्पन्न होने लगा। और इसी विद्रोह को शांत करने के लिए तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया, आनन फानन में तेलुगु जो भाषी थे उनके लिए एक पृथक राज्य आंध्र प्रदेश की कर दी घोषणा कि तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक राज्य बनाया जाएगा, जो कि कौन सा रहेगा, आंध्र प्रदेश। और इस प्रकार से आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बना। यह क्वेश्चन अनेक बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, तो वह था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था जो बना 1 अक्टूबर 1953 को। और उस समय इसकी जो राजधानी थी वह थी करनूल। उस समय तत्कालीन समय में इसकी राजधानी थी करनूल और अमरावती थी, वह थी प्रस्तावित राजधानी। मतलब 10 वर्ष बाद वहाँ की राजधानी किसे बनाया जाएगा, 10 वर्ष बाद वहाँ की राजधानी बनाया जाएगा अमरावती को। अब क्या हुआ, जैसे ही एक राज्य बना अब यह उत्तर भारत से दक्षिण भारत में भी यह हवा फैलने लगी और
पूरे देश में यह आंदोलन होने लगे कि भैया हमें तो भाषाई आधार पर ही राज्य चाहिए है, क्योंकि एक राज्य बन चुका है। तो अब यह विद्रोह बहुत तेज हो गया कि भैया हमें तो और मतलब समस्त जो है राज्य जो है वह हमें भाषाई आधार पर ही चाहिए। तब एक आयोग बना, कौन सा आयोग? फजल अली आयोग। 1953 में एक आयोग बना, फजल अली आयोग, जो कि पुनर्गठन का अंतिम आयोग था, राज्य पुनर्गठन का एक अंतिम आयोग था फजल अली आयोग, जो बना 19 दिसंबर 1953 में। इसके जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर फजल अली, तथा इसमें 2 और सदस्य थे। कौन कौन? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। मतलब यह जो आयोग था वह कितने सदस्यीय था? यह आयोग 3 सदस्यीय था, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली और 2 अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। और इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इस आयोग ने क्या कहा कि केवल प्रशासनिक दृष्टि देखना जरूरी नहीं है, हमें जो है जो भारत देश है, देश की जनता की जो मांग है उन्हें भी सुनना चाहिए। और इस आधार पर इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही कि हमें भाषाई आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। तो जो भाषाई आधार, जो अभी राज्यों का पुनर्गठन हुआ है 1956 में, जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ वह किस आधार पर हुआ? 1956 में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ। किसकी सिफारिश पर हुआ? तो वह हुआ फजल अली आयोग की सिफारिश पर। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारत में भाषाई आधार पर 16 राज्य, टोटल 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। यह बात किसने कही? यह बात कही फजल अली आयोग ने। अब एक पुनर्गठन आयोग बना, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। यह किस पर बना था? यह बना था फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन उसमें क्या किया गया? उसमें कुछ सुधार किया गया। इन्होंने कहा था 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेशों का, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। फजल अली आयोग जो था उसकी अनुशंसा पर उसमें कुछ सुधार किए गए, और 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश की जगह कितने बनाए गए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और इसी राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत 1 नवंबर 1956 में एक प्रदेश बना जिसका नाम था मध्य प्रदेश, जो कि है हमारा प्रदेश और हम इसी प्रदेश में रहते हैं। इस प्रकार से यह थी कहानी 1947 से 1956 के बीच की। 1 नवंबर 1956 को प्रदेश बना जिसका नाम था मध्य प्रदेश। 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों में से। अब अपन देखते हैं 1 नवंबर 1956 की स्थिति। अपन ने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि मध्य प्रदेश उस समय पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में डिवाइड था। तो इन पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इनमें कुछ संशोधनों के तहत इन्हें मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। वह संशोधन कौन कौन से थे आइए देखते हैं। पार्ट ए में क्या किया गया? पार्ट ए के जो 8 मराठी भाषी जिले थे, यवतमाल, अमरावती, अकोला, चांदा, बर्दा, बुल्ढाना, भंडारा और नागपुर, यह जो 8 मराठी भाषी जिले थे, इन्हें 8 मराठी भाषी जिलों को बॉम्बे को दे दिया गया। बॉम्बे अर्थात वर्तमान की मुंबई। और यह नाम कब परिवर्तित हुआ? यह नाम परिवर्तित हुआ 1995 में। तत्कालीन बॉम्बे को क्या किया गया? 8 मराठी भाषी जिले दे दिए गए। पार्ट बी में क्या किया गया? पार्ट बी में मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का एक गांव था सुनेल टप्पा। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का एक गांव था सुनेल टप्पा, जिसे दे दिया गया राजस्थान को। अब भैया अपन ने यदि राजस्थान को कुछ दिया है तो उससे वापस भी लेंगे, तो अपन ने क्या वापस लिया? कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील थी उसे अपन ने लेकर विदिशा में मिला दिया गया था। अपन ने गांव दिया था सुनेल टप्पा, वापस क्या ले लिया अपन ने? सिरोंज तहसील। तो मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा गांव है उसे राजस्थान में मिला दिया गया, और जो कोटा जिले की सिरोंज तहसील थी उसे लेकर मध्य प्रदेश के विदिशा में मिला दिया गया। तथा जो पार्ट सी था उसमें कुछ संशोधन नहीं हुए, उसमें भोपाल सहित पूरा का पूरा जो पार्ट सी था उसे मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। इस प्रकार से 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में टोटल 43 जिले और 9 संभाग जो थे वह बन गए।
और उस समय जो था मध्य प्रदेश की राजधानी किसे बनाया गया? मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया भोपाल को। मध्य प्रदेश की राजधानी किसे बनाया गया? मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया भोपाल को। परंतु जो भोपाल है वह उस समय पर जिला ना होकर सीहोर जिले की, कौन सा? सीहोर जिले की एक तहसील थी। राजधानी तो थी परंतु वह कोई जिला नहीं था। भोपाल था सीहोर जिले की एक तहसील, और उस समय पर भोपाल को ही राजधानी बना दिया गया। कब? 1 नवंबर 1956 को। अब क्या हुआ? ये तो हो गया 1956 तक का पुनर्गठन। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम क्या देखते हैं? आंतरिक पुनर्गठन। उस पुनर्गठन के पश्चात मध्य प्रदेश में कुछ आंतरिक पुनर्गठन भी हुए। हमने देखा उस समय पर स्थिति क्या थी? उस समय पर 43 जिले थे, 9 संभाग थे। अब हुआ आंतरिक पुनर्गठन प्रारंभ। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले 26 जनवरी 1972। 26 जनवरी 1972 को 2 नए जिले बनाए गए। 2 नए जिले कौन कौन से थे? वह थे भोपाल और राजनांदगांव। भोपाल को किससे अलग किया गया? भोपाल को सीहोर से अलग किया गया। जैसा अपन ने पढ़ा था, भोपाल राजधानी तो था लेकिन भोपाल जिला नहीं था। यह जिला कब बना? यह जिला बना 26 जनवरी 1972 को, और भोपाल सीहोर से अलग होकर एक जिला बन गया। इसके बाद बना दुर्ग से अलग होकर राजनांदगांव जिला बना। कौन सा? दुर्ग से अलग होकर राजनांदगांव, जो कि वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित है। तथा 3 नए संभाग बनाए गए। 3 नए संभाग कौन कौन से बनाए गए? चंबल, बस्तर और भोपाल। यह 3 नए संभागों का निर्माण किया गया। तो 1 नवंबर 1956 को भारत में कितने? 43 जिले, 9 संभाग थे। 26 जनवरी को 2 नए जिले बने, 3 नए संभाग बने। तो जिलों की संख्या कितनी हो गई? टोटल 45 जिले और 12 संभाग। यह स्थिति हो गई कब? 26 जनवरी 1972 को। अब क्या होता है? बात आती है 25 मई 1998। 1998 में क्या हुआ कि लगा कि मध्य प्रदेश में अभी और जिले बनने चाहिए प्रशासनिक सुविधा के लिए। तब एक कमेटी बैठी, कौन सी? BR दुबे कमेटी। तब 25 मई 1998, और BR दुबे की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में 10 और नए जिले बनाए गए, जिनमें से वर्तमान में 4 जिले मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बाकी जो 6 जिले थे वह छत्तीसगढ़ में पहुंच गए हैं। तो हमें केवल 4 जिलों को पढ़ना है जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे पहले कौन सा बना? सबसे पहले बना श्योपुर। श्योपुर बना मुरैना से अलग होकर। फिर बना डिंडोरी बना मंडला से अलग होकर। बड़वानी बना खरगोन से अलग होकर, और कटनी बना जबलपुर से अलग होकर। इस प्रकार से मई 1998 में 10 नए जिले बन गए। किसकी अनुशंसा पर बने? यह बने BR दुबे की अनुशंसा पर। अब बात आई जुलाई 1998 की। जुलाई 1998 में एक और कमेटी बनी, कौन सी? सहदेव कमेटी। सहदेव कमेटी की अनुशंसा पर 6 और नए जिलों का निर्माण कर दिया गया। कब किया गया? जुलाई 1998 में। मई 1998 में BR दुबे की अनुशंसा पर 10 नए जिले बनाए गए। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 4 जिले हैं, 6 जिले पहुंच गए कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। इसी प्रकार जुलाई 1998 में सहदेव कमेटी आई। सहदेव कमेटी की अनुशंसा पर 6 और नए जिले बनाए गए। इन 6 नए जिलों में से 3 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित हैं, तथा जो अन्य 3 जिले हैं वह कहाँ पहुँच गए? वह छत्तीसगढ़ में पहुँच गए। तो 3 वो नए जिले कौन से हैं? वह शहडोल से अलग होकर बना उमरिया, मंदसौर से अलग होकर बना नीमच, तथा होशंगाबाद से अलग होकर बना हरदा। यह 3 नए जिले बने कब? जुलाई 1998 में। अपन ने देखा 1 नवंबर 1956 भारत मध्य प्रदेश में जिलों की स्थिति 43 जिले, 9 संभाग। फिर 26 जनवरी 1972 2 नए जिले बने। कौन कौन से? भोपाल, राजनांदगांव। 3 नए संभाग बने, चंबल, बस्तर, भोपाल। जिलों की संख्या हो गई 45, संभाग की संख्या हो गई 12। अब क्या हुआ? मई 1998 में BR दुबे की अनुशंसा पर 10 जिले बने। फिर जुलाई 1998 में सहदेव कमेटी की अनुशंसा पर बने 6 नए जिले। इस प्रकार 1998 जो था, जुलाई 1998 उसमें जिलों की टोटल संख्या कितनी हो गई? 61 जिले, और संभाग कितने हो गए? 12 संभाग। अब यह हो गई 1956 से 2000 तक की स्थिति।
अब क्या हुआ, 2000 में मध्य प्रदेश का होता है विभाजन। कब होता है? 1 नवंबर 2000 को ही मध्य प्रदेश का होता है विभाजन, और मध्य प्रदेश का एक भाग अलग होकर, मध्य प्रदेश से एक भाग अलग होकर एक नए प्रदेश का निर्माण होता है, जिसका नाम है छत्तीसगढ़। यह कब हुआ? यह हुआ 1 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है मध्य प्रदेश से अलग होकर। उस समय जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, उस समय मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वह थे श्री दिग्विजय सिंह जी, और जो नवगठित छत्तीसगढ़ थे वहाँ के मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। और उसी समय 2000 में ही भारत में छत्तीसगढ़ के अलावा, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ के अलावा 2 और नए राज्य बने। वह कौन कौन से थे? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ से अलग होकर बना मध्य प्रदेश। इसी प्रकार 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना उत्तरांचल, बाद में उसका नाम रख दिया गया उत्तराखंड। तथा 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड एक राज्य बना। यह राज्य कौन सा था? छत्तीसगढ़ बना 26वां राज्य, उत्तराखंड या उत्तरांचल बना 27वां राज्य, और झारखंड बना 28वां राज्य। इस प्रकार 1 नवंबर 2000 को बना छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड, 15 नवंबर को झारखंड, और भारत में राज्यों की संख्या हो गई टोटल 28। अब क्या था? मध्य प्रदेश के टोटल 16 जो जिले थे और 3 संभाग, यह दे दिए गए किसे? छत्तीसगढ़ को। अभी संख्या कितनी थी जिलों की? अभी थे 61 जिले और 12 संभाग। कब? 1 नवंबर 2000 से पहले। 1 नवंबर 2000 को 16 जिले तथा 3 संभाग दे दिए गए छत्तीसगढ़ में। इस प्रकार जो मध्य प्रदेश था उसमें जिलों की संख्या बची 45 और संभाग बचे 9। 1 नवंबर 2000 से पहले जो मध्य प्रदेश था उसके पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 7 हुआ करती थी, जो कि अब बची 5। वह कौन कौन से आइए देखते हैं। पहला उत्तर में जो था, उत्तर में हो गया उत्तर प्रदेश, दक्षिण में हो गया महाराष्ट्र, पूर्व में हो गया छत्तीसगढ़, पश्चिम में हो गया गुजरात, और उत्तर पश्चिम में राज्य हो गया राजस्थान। यह 5 राज्य जो हैं अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। और 1 नवंबर 2000 से पहले छत्तीसगढ़ के स्थान पर यहाँ 2 राज्य थे जिनसे हमारी सीमा मिलती थी। वह कौन कौन से थे? वह थे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से हमारी सीमा मिलती थी, और हम ऐसे टोटल कितने थे? 7 हमारे पड़ोसी राज्य थे। परंतु वर्तमान में पड़ोसी राज्यों की कितनी संख्या हो गई है? 5 संख्या हो गई। और जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल होगा वह हो गया 30, 82, 52, और जनसंख्या हो गई 7, 26, 26, 809। पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर आता था 1 नवंबर 2000 से पहले, परंतु वर्तमान में यह दूसरे स्थान पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से 5वें स्थान पर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन सा है? पहले स्थान पर अब पहुंच गया है राज्य राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से अपना उत्तर प्रदेश है, वहाँ उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है। अब क्या हुआ? अब धीरे धीरे और मध्य प्रदेश में आंतरिक पुनर्गठन होता चला गया। इसके बाद 15 अगस्त 2003 का समय आया, और 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिलों का निर्माण किया गया। वह 3 नए जिले कौन कौन से थे आइए देखते हैं। अब तक जिलों की संख्या कितनी? 45 और 9 संभाग। 46वां जिला बना अशोकनगर। अशोकनगर किससे अलग होकर बना? गुना से अलग होकर। इसके बाद बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर, शहडोल से अलग होकर बना अनूपपुर। यह 3 जिले बने। 3 जिले कब बने? 15 अगस्त 2003 को। और संख्या हो गई जिलों की टोटल 48। अब बात आई 17 मई 2008 को। 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग होकर बन गया कौन सा? अलीराजपुर। कौन सा जिला बन गया? 49वां जिला। 49वां जिला कौन सा बना? अलीराजपुर। झाबुआ से अलग होकर 17 मई 2008 को। अब 24 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली 50वां जिला बना। इस जिले को याद रखेंगे, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है मध्य प्रदेश का 50वां जिला कौन सा था। तो मध्य प्रदेश का 50वां जिला था सिंगरौली, जो अलग होकर बना सीधी से।
तथा 2008 में एक और चीज हुई, क्या, रीवा से अलग होकर शहडोल को बना दिया गया 10वां संभाग। अभी तक संभाग की संख्या थी 9 और 10वां संभाग जो है वह बनाया गया शहडोल को, जो कि पहले आता था रीवा के अंतर्गत, और यह बना 14 जून 2008 को। इसके बाद 2013 16 अगस्त 2013 को 51वां जिला बना, जो बना शाहजहाँपुर से अलग करके आगरमालवा को 51वां जिला बनाया गया। इसके बाद वर्तमान में अभी नवनिर्मित जिला है, यह करंट में भी आ सकता है, इसके निवाड़ी जिला बना मध्य प्रदेश का 52वां जिला, जो अलग होकर बना किससे, टीकमगढ़ से। और निवाड़ी जिला जो था वह 3 तहसीलों से मिलकर बना है, ओरछा, पृथ्वीपुरा और निवाड़ी। इन 3 जो तहसील हैं इनसे अलग होकर बना है निवाड़ी। और निवाड़ी जो है वर्तमान में जनसंख्या और क्षेत्रफल इन दोनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। कौन सा, निवाड़ी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला हो गया, चाहे जनसंख्या की दृष्टि देखें चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि देखें। अब देखें मध्य प्रदेश की सबसे जो लंबी सीमा है वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश को लगती है। उत्तर प्रदेश के इसके टोटल 14 जिले, तथा जो सबसे कम सीमा है यह लगती है गुजरात से कितने जिले, टोटल 2 जिले। तो यहाँ हमने देखा आज़ादी के पूर्व या 1947 से मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति कितनी, टोटल 3 स्थिति हैं। 1947 की स्थिति पड़ी, 1956, इसके बाद 2000 की, और उसके बाद अब देखते हैं वर्तमान का मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से अनेक कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ा वर्तमान स्वरूप लेने के लिए अपना मध्य प्रदेश को। तो यह है वर्तमान का मध्य प्रदेश का स्वरूप, जिसमें टोटल 52 जिले और 10 संभाग हैं। अपन आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।